हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक को स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपनी हिस्ट्री की जो बुक है उसे कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम अपनी भूगोल की बुक को यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अब देखिए, हमारा जो यहाँ पर पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम है सौर मंडल में पृथ्वी। यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें हमारी पृथ्वी की क्या स्थिति है वो इस चैप्टर में बताया गया है और हमारे सौर मंडल के बारे में भी कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो उसके बाद आकाश कितना अच्छा लगता है। तो पहले 1 या 2 चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है और आकाश जो है छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। तो देखिए, एक 6th क्लास के बच्चे के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों को पहले समझाया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है तारों की, ठीक है। तो इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं और ये जो चंद्रमा है ये अलग अलग आकार और अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। यानी कि कभी तो हमें चंद्रमा छोटा दिखाई देता है, कभी आधा, कभी पूरा, और कभी कई रात तो ऐसी आती है जब हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। और पूर्ण चंद्र की अगर हम बात करें कि पूरा गोल चंद्रमा हमें महीने में एक ही बार दिखाई देता है और इस दिन को हम पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और 15 दिन, पूर्णिमा के 15 दिन के बाद एक ऐसा समय आता है जिस दिन हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, उस दिन को हम अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो आपको पूर्णिमा और अमावस्या क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। तो आगे लिखा हुआ है कि दिन के समय हम चंद्रमा और इन चमकीली सभी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, इस कारण से हमें दिन में चंद्रमा और बाकी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर खगोलीय पिंड। तो देखिए, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जैसे कि आपके तारे हो गए, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सारी चीज़ें जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, यानी कि वो सभी चीज़ें जो हमें रात में दिखाई देती हैं आसमान में चमकती हुई, इसके अलावा सूर्य और चंद्रमा, ये सभी क्या हैं? खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बड़े आकार वाले गर्म होते हैं, ये गैसों के बने होते हैं, इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होता है और इसे वो उत्सर्जित भी करते हैं। और इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। यानी कि जो खगोलीय पिंड जिनमें खुद की ऊष्मा प्रकाश होता है उनको तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा है। तो आपको समझ में आ गया होगा तारे क्या होते हैं। तो तारे गैसों के बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। आगे लिखा हुआ है कि रात के समय चमकते हुए अगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण उनकी ऊष्मा या प्रकाश को हम महसूस नहीं करते और अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि आप सोचते होंगे कि सूर्य भी एक तारा है और लेकिन वो तो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो देखिए, क्योंकि सूर्य हमारे पास है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है और बाकी के जो तारे हैं वो हमसे काफ़ी दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं और उनकी ऊष्मा हम महसूस नहीं कर सकते। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि दूर से देखने पर जो वस्तुएं होती हैं वो छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे हवाई जहाज़ काफ़ी बड़ा होता है लेकिन आसमान में होने के कारण हमें छोटा दिखाई देता है। अब देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखने पर आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई अलग अलग आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। तो यानी कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। और अगर नक्षत्र मंडल का उदाहरण पूछे तो अर्सा मेजर या बिग बियर एक नक्षत्र मंडल है, ठीक है। आपको नक्षत्र मंडल भी समझ में आ गया होगा। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है, काफ़ी इजी लग रहा होगा, लेकिन फर्स्ट चैप्टर से जो टर्मिनोलॉजी वाली क्वेश्चन है, देखिए नक्षत्र मंडल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अर्सा मेजर क्या है, बिग बियर क्या है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो आपको इनकी समझ होनी चाहिए। आप चाहें तो अभी देखिए, आप नेक्स्ट सीटेट आने में अभी टाइम है, कम से कम 2-3 महीने का टाइम तो हम मान ही सकते हैं, दिसंबर या जनवरी में होगा। तो आपके पास इतना समय है कि आप आसानी से अपने नोट्स बना सकते हैं और उनको 2-3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम के टाइम पे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर आप
सोचेंगे कि सीटेट तो 15 दिन में पढ़कर पास हो सकता है, अभी हो सकता है, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो होगा ही। लेकिन अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप आगे सिर्फ सीटेट पास करके ही तो आपको बैठना नहीं है, आगे आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करनी है। तो देखिए वहाँ आपके ये नोट्स, आपकी ये पढ़ाई, आपका जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका काम आएगा, क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो आप अभी से सीरियसली अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपका सीटेट भी आसानी से क्लियर हो जाए और उसके बाद जो भी एग्ज़ाम्स आए उनमें भी आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए एक और नक्षत्र मंडल की यहाँ पर बात की गई है, वो है सप्तऋषि। सप्तऋषि का मतलब होता है 7 ऋषि, सप्त का मतलब 7 और ऋषि का अर्थ होता है संत। तो 7 तारों का समूह होता है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही भाग है, यानी कि अगर हम सप्तऋषि मंडल की बात करें तो ये अर्सा मेजर का ही एक भाग माना जाता है। अब आगे है कि पुराने समय में क्या होता था, लोग रात में दिशा का निर्धारण जो था वो तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, यानी कि ध्रुव तारा जो है वो उत्तर दिशा को बताता है। तो यहाँ भी आपसे प्रश्न बन सकता है कि उत्तरी दिशा को कौन सा तारा बताता है, तो वो है ध्रुव तारा। अब देखिए ये जो ध्रुव तारा होता है ये हमेशा आसमान में एक ही स्थान पर रहता है और हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। और जैसे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाएगा तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है आपका सप्तऋषि मंडल और यहाँ से देखिए सीधे अगर एक काल्पनिक रेखा से हम देखें तो यहाँ पर हमें सबसे ऊपर जो तारा दिखाई देता है वो है आपका ध्रुव तारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। तो देखिए जिनके पास अपनी ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है, वो तो हो गए तारे, लेकिन जिनके पास खुद का नहीं होता है वो ग्रह कहलाते हैं। अब ये जो ग्रह है इसे अंग्रेज़ी में प्लैनेट कहते हैं और ये जो प्लैनेट है ये ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक का अर्थ क्या होता है, चारों ओर घूमने वाले। अब देखिए जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं ये भी क्या है, एक ग्रह है, हम सभी जानते हैं। और ये अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करती है, तो सूर्य से प्राप्त करती है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा भी सूर्य ही है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी, यानी कि अगर हम चंद्रमा से जाकर पृथ्वी को देखेंगे तो ये हमें चंद्रमा जैसी ही दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस इनके चारों ओर छल्ले हैं और ये जो छल्ले हैं वो विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ होती हैं। और अगर हम इन्हें देखना चाहें तो कैसे देख सकते हैं, दूरबीन की सहायता से हम इन्हें देख सकते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, तो आपको इन तीनों ग्रहों के नाम याद रखने हैं। आगे देखिए यहाँ पर एक पेज पर पूरी इमेज दी हुई है, इसमें जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर कितने समय में चक्कर लगाते हैं वो यहाँ पर बताया गया है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और अपने नोट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको सभी ग्रहों के नाम लिखने हैं और वो कितने समय में सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है, यानी कि चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है और ये हमारी पृथ्वी का उपग्रह है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं और कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है, यानी कि हमारी ग्रहों की अगर हम बात करें तो टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें एक हमारी पृथ्वी है और बाकी के अन्य 7 ग्रह हैं। अब देखिए बात की जाती है यहाँ पर सौरमंडल की। तो देखिए जो सूर्य है, 8 ग्रह हैं, इसके अलावा उनके उपग्रह और कुछ और खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है और उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। और इस सौर परिवार का जो मुखिया है वो सूर्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि सौरमंडल में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। अब बात करते हैं हम सूर्य की। तो देखिए जो सूर्य है वो सौरमंडल के केंद्र में है, बहुत बड़ा है, गर्म गैसों से बना हुआ है। अब इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य जो है सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन
हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से। अब देखिए आगे लिखा हुआ है ग्रहों के बारे में। तो देखिए ग्रह क्या है, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम क्या है, बुध, यानी कि बुध जो है सबसे सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। उसके बाद शुक्र है, हमारी पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर पर आती है। इसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। आप देखिए ये इनको याद रखने की एक ट्रिक है, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। और वैसे तो हम सब बचपन से इन्हें इतनी बार पढ़ते हैं कि हमें वैसे ही इनका क्रम याद हो जाता है। अब आगे लिखा हुआ है कि सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं वो एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। और ये क्या है, ये इनकी कक्षा कहलाती है, यानी कि ये जो दीर्घवृत्ताकार पथ है ये ग्रहों की कक्षा है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है और इसे सूर्य का चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं, क्योंकि ये सबसे पास है तो जल्दी से अपनी जो परिक्रमा है वो पूरी कर लेता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अगर हम बात करें तो वो शुक्र को माना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है वो लगभग पृथ्वी के ही समान है। आगे लिखा हुआ है कि प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, यानी कि पहले क्या होता था 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड और जैसे कि 2003 यूबी, ये सारे जो ग्रह हैं, इसके अलावा प्लूटो, इनको क्या है बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया है। इसलिए अब से हमारे जो ग्रह हैं उनकी संख्या 8 मानी जाती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं पृथ्वी की। तो देखिए पृथ्वी सूर्य की दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है। आकार में अगर हम बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दूरी के हिसाब से तीसरा है और आकार के हिसाब से 5वां है। ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है और इसी कारण इसको भू आब कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी के सामान का। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपके लिए कि प्रकाश की जो गति है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और इस इतनी तेज़ गति होने के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। आगे लिखा हुआ है कि जीवन के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, क्योंकि ये तो ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पर पानी भी है, वायु भी है। इसके अलावा वायु में आवश्यक गैसें भी हैं, जैसे ऑक्सीजन। हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमें सांस लेने के लिए काफ़ी ज़रूरत होती है। इसीलिए जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का अद्भुत ग्रह है और अंतरिक्ष से देखने पर ये नीले रंग की दिखाई देती है। और क्योंकि इसकी जो 2/3 सतह है वो पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा पृथ्वी को। अब देखिए बात करते हैं हम चंद्रमा की। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। और ये हमें इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा हमारे ज़्यादा पास है। लेकिन इसकी दूरी कितनी है, 3,84,400 किलोमीटर ये हमसे दूर है। तो अब पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरी हमें पता लग चुकी है। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो ये सबसे पहले व्यक्ति थे। अब देखिए यहाँ पर बात की गई है कि उपग्रह क्या होता है। तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। कैसे, जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह जो उपग्रह हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए मानव निर्मित उपग्रह क्या होते हैं। तो ये कृत्रिम पिंड होते हैं जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, और इनका उपयोग किस लिए होता है, तो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए और पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए मानव निर्मित उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। और रॉकेट के द्वारा इन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें स्थापित कर दिया जाता है। और अगर हम कुछ भारतीय उपग्रहों की बात करें तो इसमें इनसैट, IRS और एडुसेट, ये कुछ भारतीय उपग्रह हैं। तो आपको इनको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे लिखा हुआ है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है, तो 27 दिन में पूरा करता है। और अपने अक्ष पर एक चक्कर भी इतने ही समय में लगाता है, और इसलिए क्या होता है, हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा की जो परिस्थितियां हैं वो जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, क्योंकि इसकी सतह पर क्या है, पर्वत है, मैदान है, गड्ढे हैं, जो कि चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शुद्ध ग्रह की। शुद्ध ग्रह क्या होते हैं, तो देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनको शुद्ध ग्रह कहते हैं। तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। पूछा जाता है कि शुद्ध ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो आपको याद रखना है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच ये पाए जाते हैं। तो वैज्ञानिक क्या मानते हैं कि जो शुद्ध ग्रह हैं वो ग्रह के ही टूटे हुए भाग होते हैं, जो कि विस्फोट के कारण उनसे टूटकर अलग हो गए थे। अब हम बात करते हैं उल्कापिंड की। उल्कापिंड क्या होते हैं, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहा जाता है। और देखिए, ये जो उल्कापिंड होते हैं ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि ये पृथ्वी पर गिरने की इनकी जो प्रवृत्ति होती है इससे गिर जाते हैं, और इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि ये पृथ्वी की तरफ जैसे ही आते हैं तो घर्षण के कारण गर्म होकर जल जाते हैं और चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी क्या होता है, ये जल नहीं पाते हैं पूरी तरह और पृथ्वी पर गिरते हैं तो धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा उल्कापिंड क्या होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी या चमकदार रास्ता हमने आपने देखा ही होगा। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है। इस तरह से आपने एक वाइट लाइन देखी होगी जब आप रात में आसमान की तरफ देखते हैं। तो ये क्या है, तो ये लाखों तारों का समूह है और ये आकाशगंगा है। इसे मिल्की वे भी कहा जाता है, और हमारा जो सौर मंडल है वो इसी आकाशगंगा का एक भाग है। और प्राचीन भारत में क्या है, इसकी कल्पना प्रकाश में एक बहती नदी से की गई थी और इसीलिए इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा जो है वो करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। अब देखिए, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, और लेकिन फिर भी वैज्ञानिक इसके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है, ये देखिए ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बताया गया है। देखिए ये हम हैं, हम पृथ्वी में रहते हैं, पृथ्वी हमारी सौरमंडल का एक हिस्सा है, सौरमंडल आकाशगंगा का हिस्सा है और आकाशगंगा ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो हम अपना वजूद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड में हमारा क्या संबंध है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। काफ़ी इजी चैप्टर था, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा समझने वाली चीज़ें नहीं हैं, बस कुछ टर्म हैं जो कि आपको याद रखने हैं। और ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपको समझ में आएगा कि आपने कितने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।